इस वीडियो में हम ऐसे ब्रूटल टॉर्चर के बारे में बात करेंगे जिसे कि मिडिल एजेस में दिया जाता था। ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप लोगों ने कमेंट किया कि भाई प्लीज इसका थर्ड पार्ट भी बनाओ, तो आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो आ गई है। उबलियट ये एक हॉरिजॉन्टल टनल जैसा होता है जिसका केवल एक ही रास्ता है, ऊपर एक ग्राटेड होल। ये रास्ता काफी पतला होता है, इतना पतला कि इसके अंदर विक्टिम बैठ भी नहीं सकता और ना ही हिल डुल सकता है। ये टनल कैसल के अंदर बनाई जाती है ताकि प्रिजनर लोगों की आवाज और खाने की स्मेल को महसूस कर सके, क्योंकि इससे विक्टिम की साइकोलॉजी सफरिंग और बढ़ जाती है। जब विक्टिम को खाने की खुशबू आती है ना, तो उसको भूख लगने लग जाती है। विक्टिम टनल के अंदर बैठ नहीं सकता, हिल डुल नहीं सकता। इसी वजह से वो प्यास, भूख, थकान और इन्फेक्शन की वजह से धीरे धीरे मर जाता है। जूडास क्रेडल के मुकाबले ये एक स्लो और पेनफुल डेथ होती है। उबलियट एक तरह का वैसा पनिशमेंट हो गया जैसा कि तुम मानो किसी इंसान को दीवार के अंदर दफना दिया गया हो। रोमन एम्पायर में जो वुमेन अपनी वर्जिनिटी को तोड़ देती थी उसे जिंदा दीवार के अंदर दफना दिया जाता था, या फिर उन्हें उबलियट टॉर्चर दिया जाता था। और अगर आप सोच रहे हो ये टॉर्चर देना तो बहुत पुरानी बात है, तो आप गलत हो, क्योंकि मंगोलिया में इस टॉर्चर का यूज 1913 तक किया गया। दी आयरन चेयर ये एक कुर्सी थी जिसके चारों तरफ बड़े बड़े नुकीले कील लगे रहते थे, और किसी किसी चेयर में तो शार्प ब्लेड भी। विक्टिम को बेल्ट और पोल से कस के बांधा जाता है ताकि उसका पूरा शरीर कील पर टच करे। चेयर पर बैठाने के बाद विक्टिम से गुनाह कबूल करवाया जाता है, लेकिन अगर विक्टिम अपना गुनाह कबूल करने से मना कर दे तो उसको जबरदस्ती चारों तरफ से दबाया जाता है ताकि वो कील उसकी बॉडी के अंदर घुस जाए। लेकिन अगर तब भी विक्टिम अपना गुनाह कबूल नहीं करता, फिर स्टार्ट होता है दर्द का असली गेम, या फिर बोलो कि पेशेंस का असली गेम। चेयर में आग लगा दिया जाता है जिस वजह से विक्टिम को काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि विक्टिम अगर आग की वजह से हिला डुला तो कीलें उसके अंदर घुस जाएंगी। लेकिन अगर वो विक्टिम बिना हिले डुले शांत बैठा रहा तब भी वो आग में जल के मर जाएगा। इसीलिए अगर किसी विक्टिम ने कोई गुनाह ना किया हो, लेकिन जब उसको आयरन चेयर पर टॉर्चर करने के लिए बैठाया जाता है तो वो मजबूरी में वो गुनाह भी कबूल कर लेता है जो उसने नहीं किया। यूरोप में आयरन चेयर के कई डिजाइन थे, लेकिन चाइना में ये चेयर बिग एंड शार्प ब्लेड से बना रहता था। यूरोप में इस टॉर्चर का यूज 18th सेंचुरी तक किया जाता था और चाइना में अर्ली 20th सेंचुरी तक। इमेजिन करो कि आप मिडिल एजेस में हो और आपने कोई गुनाह नहीं किया, बट फिर भी उन लोगों ने आपको पकड़ लिया है, तो बस अब आपका गेम खत्म, भले ही आपने गुनाह किया हो या फिर नहीं किया हो। अगर हम स्लो एंड पेनफुल डेथ की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर चाइनीज वाटर टॉर्चर कैसे दूर रह सकता है। ये टॉर्चर सुनने में तो बहुत नॉर्मल सा लगता है, लेकिन होता बहुत खौफनाक है। सबसे पहले इंसान को रस्सी से बांधकर एक टेबल पर लेटाया जाता है, फिर कोल्ड वाटर उसके फेस या फिर हेड पर बूंद बूंद करके गिराया जाता है। लगातार इरिटेशन से नर्वस सिस्टम हाइपोसेंसिटिव हो जाता है। रस्सी से बंधे होने की वजह से मूव ना कर पाना और अगली बूंद का वेट करना इंसान को पागल कर देता है। शायद आपने ये टॉर्चर मूवी में देखा हो। पैराडॉक्स ये है कि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये चाइना में यूज होता था। इसका पहला मेंशन एक इटालियन लॉयर ने 16th सेंचुरी के आसपास दिया था। इसे 18th सेंचुरी में जर्मन और फ्रांस के डॉक्टर्स ने मेंटल डिसऑर्डर ट्रीट करने के लिए यूज करना चाहा। चाइनीज वाटर टॉर्चर नाम एक्चुअली एक ट्रिक की वजह से फेमस हुआ था। बट क्या ये टॉर्चर सच में काम करता है? क्योंकि कई यूट्यूबर्स ने इसे खुद पर ट्राई किया, मिथबस्टर्स ने भी इसे टेस्ट किया। सब लोग जानते थे कि ये टॉर्चर खतरनाक है, फिर भी उन लोगों ने इस टॉर्चर को टेस्ट किया। शुरुआत में ठंड और प्यास लगना, साइकोलॉजिकल टेंशन और फिजिकल डिकम्फर्ट हुआ। फिर उनकी पूरी बॉडी में बहुत तेज दर्द होने लगा और सांस लेने में भी प्रॉब्लम आई। ये सब तो बस केवल 1 घंटे तक टॉर्चर देने में हुआ, वरना तो इस टॉर्चर को 20 घंटे तक दिया जाता था लगातार। और आप जानते हो इस टॉर्चर के बाद ना ऐसे सिमिलर और भी टॉर्चर बनाए गए, जैसे कि द ड्रिंक। ये नाम जर्मन्स ने दिया 30 इयर्स वॉर के दौरान। स्वीडिश आर्मी सिविलियंस को टॉर्चर करने के लिए एक फनल से उनके गाल में एक डिस्कास्टिंग लिक्विड डालते थे, जिसके अंदर यूरिन, गंदा पानी, खाद और पोटी मिला होता था। स्वीडिश आर्मी पैसा और खाना लूटने के लिए ऐसा करते थे। ऐसा करने से न सिर्फ आदमी की बेइज्जती होती थी, बल्कि उसको डेडली बीमारी भी लग जाती थी। बीमारी की वजह से उनका पेट स्ट्रेच हो जाता था, जिससे कि उनको बहुत दर्द होता था। कभी कभी स्वीडिश आर्मी सिविलियंस को वुडन प्लैंक्स यानी कि लकड़ी के पटरे से उनके पेट पर प्रेशर डालते थे, या फिर स्टिक से उन्हें मारते थे।
बहुत बार एक ही टॉर्चर लोगों के अपमान के साथ शुरू होता था, लेकिन एंड होता था पेनफुल डेथ के साथ। ऐसे ही एक टॉर्चर डिवाइस का नाम था कैंग। ये एक बड़ा बोर्ड होता था जिसमें 3 होल होते थे, 2 साइड में और एक बीच में। बीच वाले होल में विक्टिम के गर्दन को फिट किया जाता था। कैंग किसी तरह से सिक्योर नहीं होता था, इसीलिए विक्टिम को खुद अपने हाथों से सपोर्ट करना पड़ता था और बैलेंस बनाकर चलना पड़ता था। इस पनिशमेंट को और भी ज्यादा दर्दनाक बनाने के लिए कैंग पहनाकर इंसान को चैन से बांध दिया जाता था, जिस वजह से वो विक्टिम कभी भी बैठ नहीं सकता था। कैंग का साइज और वेट पनिशमेंट के लेवल के हिसाब से चेंज होता रहता था। अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये 9 किलो से 15 किलो तक हो सकता था। कभी कभी तो कैंग डबल ट्रिपल साइज का भी होता था। ये इतना बड़ा होता था कि विक्टिम अपने फेस तक को नहीं छू पाता था। गर्दन के ऊपर 10 से 15 किलो का वेट होना और ना ही बैठ पाना और ना ही कुछ खा पाने की वजह से विक्टिम की स्लो एंड पेनफुल डेथ हो जाती थी। कभी कभी तो इस डिवाइस को एक फांसी की तरह भी यूज किया जाता था। विक्टिम के हाथ और गर्दन को इस तरह कैंग के अंदर डाला जाता था और फिर नीचे के बोर्ड को खोल दिया जाता था, जिस वजह से सारा प्रेशर नेक के ऊपर आता था और कुछ ही मिनटों के अंदर विक्टिम की मौत हो जाती थी। चाइना में 1900 तक इसी तरह से लोगों को मारा जाता था, लेकिन ये भी सबसे बदतमीज टॉर्चर नहीं है। जापान में 17वीं सेंचुरी के शुरुआती दिनों में एक अलग टॉर्चर मेथड अपनाया गया ताकि आप क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन होने से इनकार कर दो। उस वक्त देश की लास्ट सरकार जापान में क्रिश्चियनिटी को बैन कर चुकी थी और 10,000 क्रिश्चियन लोगों को सताया जा रहा था। लोगों को अपने क्रिश्चियन से आस्था हटाने पर मजबूर करने के लिए एक टॉर्चर यूज होता था जिसका नाम था अनाथारूसी। इसका मतलब होता है हैंगिंग। विक्टिम की बॉडी को स्ट्रॉ या फिर कपड़े में लपेटकर बांध दिया जाता था और फिर उसको उल्टा करके एक गड्ढे के ऊपर लटका दिया जाता था। गड्ढा अक्सर गंदा पानी या फिर मल मूत्र से भरा रहता था ताकि विक्टिम और भी ज्यादा परेशान हो सके। जल्लाद विक्टिम के सर के पास एक छोटा सा कट भी लगाता था ताकि ब्लड प्रेशर लो रहे और वो बेहोश ना हो। अगर विक्टिम बेहोश हो भी जाता था तो पास खड़े डॉक्टर उसे होश में लाते थे और फिर दोबारा लटका देते थे। विक्टिम के सर पर कट लगने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर लो तो रहता था, लेकिन उसका सारा खून धीरे धीरे सर से निकलता रहता था। और तो और गड्ढे से इतनी गंदी बदबू आती थी ना कि वहां पर 1 मिनट भी टिका ना जाए। करीबन 2000 क्रिश्चियन लोगों को यह टॉर्चर देकर मार दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अपना फेथ नहीं बदला। आज के जापान में मुख्य धर्म सिंटोइज्म और बुद्धिज्म तो है, लेकिन क्रिश्चियनिटी केवल 1.5% है। तो दुख की बात यह है कि अनाथारूसी अपना मकसद पूरा कर गई, लेकिन जल्लाद अक्सर बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर फोकस करते थे और उन्हीं में से एक के लिए बनाई गई थी एक और टॉर्चर डिवाइस। ये डिवाइस मिडिल एजेस के सबसे पॉपुलर टॉर्चर टूल्स में से एक बन गई थी, खासकर जस्टिस देने के नाम पर। नी स्प्लिटर यानी कि घुटना फाड़ने वाला। जल्लाद विक्टिम के घुटनों को 2 आयरन बार्स के बीच में रखता था जिसमें शार्प कील लगे रहते थे और फिर ऊपर के स्क्रू को टाइट करना शुरू करते थे। ये कील पहले स्किन और मसल को चीर देती थी और फिर आखिर में जाकर हड्डियों को तोड़ देती थी। इस टॉर्चर के बाद लोग सिर्फ अपना गुनाह नहीं मानते थे, बल्कि वो भी एक्सेप्ट कर लेते थे जो उन्होंने करा ही नहीं था। आप देखो, अगर विक्टिम इस टॉर्चर से बच भी जाए ना, तभी वो जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो जाता था। नी स्प्लिटर का यूज हाथ, एल्बोज और एंकल पर भी होता था, बस सर पर काम ये नहीं करता था। लेकिन जब सर टारगेट करने का वक्त आया तो 15वीं सेंचुरी में इन्वेंट हुआ हेड क्रशर। इसका यूज सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि कन्फेशन और कैपिटल पनिशमेंट के लिए भी होता था। कई बार तो इस डिवाइस को देखकर ही प्रिजनर अपना गुनाह मान लेता था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब क्या होने वाला है। पहले प्रिजनर के हेड को नीचे प्लैंक पर रखा जाता है और फिर ऊपर से हेड को लॉक कर दिया जाता है। फिर स्क्रू को धीरे धीरे घुमाया जाता है। हर रोटेशन के साथ स्कल पर प्रेशर बढ़ता जाता है। इस टॉर्चर में सबसे पहले दांत टूटते हैं, फिर जो बोन्स टूट जाती है और फिर स्कल क्रैक होने लगता है और फिर बाद में आंखें फट जाती है। और अगर स्क्रू और घुमाया जाए तो पूरा सर डिफॉर्म हो जाता था। विक्टिम इतने एक्सट्रीम पेन में मरता था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, लेकिन आपको ये पता होगा कि क्रूसीफिक्सन क्रिश्चियनिटी का एक मेन सिंबल है। लेकिन आज हम इस सिंबल को एक टॉर्चर के रूप में देखेंगे। फारसी रूलर्स क्रूसीफिक्सन का यूज विद्रोही, धोखेबाज, भगोड़े और एनिमीज को सजा देने के लिए करते थे, लेकिन रोमन रूलर्स ने इसे क्रिमिनल्स, विद्रोही, गुलाम और गैर नागरिकों के लिए बचा के रखा था। इस टॉर्चर में सबसे पहले विक्टिम के ऊपर 150 किलो का लकड़ी का बीम रखा जाता था और फिर उसको टॉर्चर के साइड पर पैदल लेके जाते थे।
वहां पहुंचकर बीम को एक स्टैंडिंग पोल के ऊपर लगाया जाता था और फिर विक्टिम के हाथों को रस्सी से या फिर अधिकतर हाथों में कील गाड़ कर बीम से जोड़ा जाता था। उस बीम पर विक्टिम का क्राइम भी लिखा रहता था और फिर उसको छोड़ दिया जाता था पेन में मरने के लिए। कभी कभी तो इस टॉर्चर को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए विक्टिम के बॉडी पर बहुत सारे खरोंचे मार दिया जाता था। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब होता था जब घाव धूप में जलने लगता था और फिर कीड़े उसकी बॉडी को काटने लगते थे। कई दिनों तक लटकने की वजह से भूख से शरीर कमजोर हो जाता था। मसल में टेंशन फायर जैसा फील होता था और जैसे ही लेग गिव अप करते थे पूरा वेट आर्म पे आ जाता था। आर्म्स ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाते थे, इसीलिए पूरा प्रेशर चेस्ट पे आता था। रोमन रूलर्स ये टॉर्चर पब्लिक के सामने देते थे ताकि वो पब्लिक को बता सके कि तुम में से कोई ऐसा निकला तो उसको भी ऐसा ही टॉर्चर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना क्या मैं इसका पार्ट 4 भी लाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में।